हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूँ जो है सैम्पल ऐसे राइटिंग पर। इसमें हम देख लेंगे कि ऐसे को कुछ एग्जांपल के साथ कैसे लिखा जाता है। तो मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम मेन लेक्चर पर जाएं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस लेक्चर को देखने के पहले जो वीडियो है ऐसे राइटिंग टेक्निक्स पर, उसको देख लीजिए। इससे पहले कि आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, मेक श्योर दैट यू टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द ऐसे। आपको क्या करना चाहिए कि जो भी ऐसे का टॉपिक है, आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए और जो भी पार्ट्स हैं उनको आप इलेबोरेट कीजिए। ठीक है। जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, राइट इट एज अ प्रिकर्सर टू द डायरेक्टली रेलिवेंट पॉइंट्स। मतलब क्या है कि जो भी डायरेक्टली रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड यू हैव टू राइट इट इन अ सिंगल लाइन। मैंने बहुत सारे ऐसे चेक किए पहले, तो उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि पीपल ओवर स्ट्रेच द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं लिखना है, जस्ट राइट इट इन वन लाइन एंड स्टार्ट द मेन पॉइंट्स डायरेक्टली। उसके बाद जब आप मेन बॉडी लिखते हो तो आप केवल वही पॉइंट्स लिखो विच आर डायरेक्टली रेलिवेंट टू द टॉपिक। पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट यू जस्ट राइट द बेस्ट 5 और 6 पॉइंट्स इन द मेन बॉडी एंड उनको एलेबोरेट कीजिए। फर्दर जब आप ऐसे लिख रहे हो, इनिशियली टेक टाइम टू प्लान योर ऐसे। आप ऐसे डायरेक्टली लिखना मत स्टार्ट करो, जो उसका स्ट्रक्चर है आप उसको प्लान कर लीजिए। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, अरेंज देम लॉजिकली एंड सबको एक्सप्लेन कीजिए थोड़े थोड़े वर्ड्स के साथ। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन का देख लिया हमने, मेन बॉडी का देख लिया। जो कंक्लूजन है उसको आपको अलग से नहीं दिमाग में लाना होता है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, मेन बॉडी लिखते हो, इट विल जस्ट फ्लो नेचुरली। आपको बहुत ज़्यादा डिलिबरेट एफर्ट नहीं करना है कंक्लूजन लिखने के लिए। जो भी नेचुरल कंक्लूजन आ जाता है इंट्रोडक्शन मेन बॉडी लिखने के बाद, आप उसको लिख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला ऐसे हम देखते हैं वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ द नीड ऑफ आर इन इंडिया। ठीक है। तो इस ऐसे को कैसे लिखेंगे, इसका हम पहले प्लानिंग फेज देख लेते हैं इस ऐसे का। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे उसमें या तो हम डिफिनीशन दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, प्लस उसके बैकग्राउंड में आप आर्टिकल 44 मेंशन कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। इसके बाद जो आपसे टॉपिक में पूछा जा रहा है कि इट इज़ द नीड ऑफ आर इन इंडिया। तो देखिए, इसमें आपको ये नहीं बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए या नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है कि बुरा है। आपको बस इसकी ज़रूरत के बारे में बताना है, वाई इज़ इट नेसेसरी। ठीक है। मतलब टॉपिक तो आपसे बोल ही रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीड ऑफ आर इन इंडिया, तो क्यों है ऐसा, आप इसको बताइए। तो इसको हम दो पार्ट्स में डील करते हैं कि पहले तो वाई इट इज़ नीडेड, इसकी ज़रूरत क्या है, और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम करें कैसे, कैसा होना चाहिए ये। ठीक है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बनाएंगे वो किस फॉर्म का होगा। तो जो बात है इसकी ज़रूरत की, इसकी ज़रूरत क्यों है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेटरी रेट्रोग्रेड प्रैक्टिसेस अभी भी चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनहेरिटेंस एंड मैरिज लॉज हैं उन पे थोड़ी बात करेंगे, और फिर एक पॉइंट हो जाएगा कि कम्युनिटीज़ खुद ही डिमांड कर रही हैं। ठीक है। अब जो पॉइंट आता है कि इसको कैसे किया जाए, क्या फीचर्स होने चाहिए, उसमें हम बात कर लेंगे पहले तो इंडियन सेक्युलरिज्म की। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो इसका फॉर्म होना चाहिए कॉमन कोड विद रूम फॉर एसेंशियल फीचर्स ऑफ ईच रिलीजन या फिर ईच बिलीफ फेथ कम्युनिटी। ठीक है। और फर्दर इसमें सेफगार्ड होने चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए। और जब आप इतना लिख लोगे तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए, वही जो सेम रेटोरिक होता है कि फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल कंसेंसस। तो जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट ये चीज़ें लिख लीजिए कि जब मैं ऐसे लिखूँगा, आप दिमाग में रखो कि मैं इस पे लिखूँगा कि वाई इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड नीडेड एंड इसका फीचर्स कौन कौन से होंगे। ठीक है। और इसमें बस छोटे छोटे से पॉइंट्स लिख लीजिए आप, प्रैक्टिसेस, इनहेरिटेंस एंड मैरिज लॉज और डिमांड्स। ठीक है। जब आप फीचर्स की बात करें तो उसमें आप सेक्युलरिज्म की बात कर लीजिए, कॉमन कोड की बात कर लीजिए और सेफगार्ड्स की बात कर लीजिएगा। तो इतना आपको प्लानिंग फेज में करना है एग्ज़ाम में, जो कि 2-3 मिनट का ही काम है। जो मेन बॉडी इसमें हम फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे वो अब देख लेते हैं। ठीक है।
तो देखिए इंट्रोडक्शन को मैं कैसे लिख रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एनविसाज्ड इन आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और it refers to the common civil laws related to marriage, inheritance and other civil aspects applicable to every community throughout the country. देखिए ये क्या है, ये एक लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है एंड वी आर डन विद इंट्रोडक्शन। अभी हम सीधे बात कर लेंगे मेन बॉडी की, ठीक है, जो हमने पॉइंट्स पहले बनाए हैं। तो उसमें हम क्या बता रहे हैं कि इंडिया करेंटली है सेपरेट कोड्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड एज अ रिजल्ट several practices which are discriminatory, harmful and retrograde still continue in several communities. For example, देखिए एग्जाम्पल जरूर मेंशन करने हैं। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं पर ये पैराग्राफ ख़त्म कर दो, बट यू नीड टू एलेबोरेट योर पॉइंट विद एग्जाम्पल्स, राइट। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, संतरा रिचुअल्स ऑफ द जैन्स, ठीक है, ये कम्युनिटीज़ की बात हो गई। अब हम कम्युनिटी के आगे जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, जैसे वीमेन वीकर सेक्शन, उसकी बात कर लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेवरल प्रैक्टिसेस इन सम कम्युनिटीज आर पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वीमेन एंड वीकर सेक्शंस एंड इनहिबिट्स देम फ्रॉम रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल में क्या बात कर रहे हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि जो ट्रिपल तलाक या तलाक की बिद्दत की प्रैक्टिस थी, वो तो रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको आउटलॉ किया है, ठीक है। इसमें आप फर्दर क्या कर सकते हो, ये जो एग्जांपल है इसमें आप कोर्ट केस का नाम डाल सकते हो, राइट, जो जजमेंट का नाम है वो। उसके आगे देखते हैं। अब हम क्या बता रहे हैं कि देखिए भले ही ये प्रैक्टिस चल रही है बट दे आर एनाक्रोनिस्टिक, मतलब आउट ऑफ टाइम विद आर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ठीक है। सो क्या लाइन बन रही है, सच प्रैक्टिस दो आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ दिस कम्युनिटीज आर एनाक्रोनिस्टिक विद आर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ, अब देखिए वैल्यूज़ हम बता रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, एंड दे एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमने ले लिए प्रियम्बल से और हमने फंडामेंटल राइट्स के भी नाम बता दिए। आपको ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है तो आप यहाँ पे आर्टिकल्स भी मेंशन कर सकते हो, राइट, बट उतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब हमने जब इसका नीड बता दिया तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म पर। देखिए हम क्या बता रहे हैं, जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, इट बिलीव्स इन कीपिंग ऑल रिलीजन एट एन आर्म्स लेंथ एंड डजंट बिलीव इन कंप्लीट डाइवोर्स ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। ये जो लाइन है ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, राइट। तो एनसीईआरटी की पॉलिटी आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि हैंस स्टेट जैकेटिंग ऑल रिलीजियस एंड कम्युनल प्रैक्टिसेस इज नॉट इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये बताया कि ठीक है, वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक कोड बना दिया एंड दैट अप्लाइज टू एवरीवन। कोई डाइवर्सिटी हो है ही नहीं, डाइवर्सिटी ख़त्म कर दी। सो व्हाट वी आर टेलिंग इज कि a uniform civil code which liberates not restricts should be chalked out with the inclusion of all communities। देखिए ये सब कीवर्ड्स हैं, इंक्लूजन, ठीक है, liberates which applies uniformly to all but still is scope to accommodate the essential features। देखिए जो essential features ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कीवर्ड आया था, आप इसका भी कोर्ट केस मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि किस कोर्ट केस में एसेंशियल फीचर्स की बात आई थी, ठीक है। ऑफ एवरी कम्युनिटी विद एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर द माइनॉरिटीज़, सेफगार्ड्स फॉर द माइनॉरिटीज़, राइट। अब इसमें अब माइनॉरिटीज़ मैंने लिखा है, आप चाहो तो आगे ट्राइबल्स का भी बता सकते हो और उसके साथ आप बता सकते हो कि मतलब ट्राइबल्स को क्यों सेफगार्ड चाहिए। मैंने इतना ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया, यू कैन राइट इट इन अ डिफरेंट मैनर, बट मोर और लेस स्ट्रक्चर मुझे ये ठीक लगा है। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, मेन बॉडी देख ली, नाउ वी कम टू द कंक्लूजन, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, दिस टास्क दो डाउंटिंग इज नीड ऑफ द आर एंड अ नेशनल पब्लिक कंसेंसस, ठीक है, पब्लिक कंसेंसस इमर्ज होना चाहिए एंड इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल विल है दैट विल बी गैल्वनाइज्ड। तो देखिए हमने पब्लिक कंसेंसस की बात कर ली, पॉलिटिकल विल की बात कर ली, और हम क्या बता रहे हैं फिर, ओनली देन विल बी अ स्टेप क्लोजर टू रियलाइज द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स को अच्छा बनाते हैं। तो देखिए एक लाइन का कंक्लूजन है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन है एंड बाकी पूरा मेन बॉडी है। डू नॉट ओवर स्ट्रेच द इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन को भी आप बहुत बड़ा मत लिखो और सीधे मेन बॉडी को हिट कीजिए, ठीक है। ये एक ऐसे हमने डिटेल में देख लिया था। अब जो बाकी दो ऐसे हैं उनको हम बस फ्रेमवर्क के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है।
जो सेकंड ऐसे है दैट इज़ पीस इन कश्मीर अमिड हॉस्टाइल नेबरहुड। तो ठीक है, देखिए पहले तो आपको पीस इन कश्मीर की बात करनी है, बट यू हैव टू टॉक विद इन एंगल ऑफ हॉस्टाइल नेबरहुड। मतलब आपको डोमेस्टिक फैक्टर से रिलेट नहीं करना है, आपको सारे फॉरेन फैक्टर से रिलेट नहीं करना है, आपको केवल हॉस्टाइल नेबरहुड की बात करनी है, ठीक है। अब हॉस्टाइल नेबरहुड में अगर आप देखोगे तो मेनली एक आता है पाकिस्तान एंड एक आता है चाइना, ठीक है। म्यांमार भी नेबरहुड में है, बांग्लादेश भी है, बट वो कश्मीर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अफ़गानिस्तान भी रिलेटेड है बट इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। सो मेनली हम क्या करेंगे, पीस इन कश्मीर की बात करेंगे और विद रेफरेंस टू पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले चीज़ दिमाग में आती है दैट इज़ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो आप इसको मेंशन कर देना। उसके बाद आप मेन बॉडी में पहले पाकिस्तान का एंगल कवर कीजिए, ठीक है। पाकिस्तान के एंगल में आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फंडिंग, रोल ऑफ आईएसआई, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ड्रग्स एंड काउंटरफिट करेंसी। तो 5 पॉइंट्स काफ़ी हैं, आप हर पॉइंट को एलेबोरेट करोगे आपके पास इनफ वर्ड्स हो जाएंगे। देन आप चाइना के एंगल की बात कीजिए, ठीक है। एग्रेसिव पोस्चर अलॉन्ग होल बॉर्डर, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कश्मीर के बॉर्डर में, चाइना तो ओवरऑल एग्रेसिव है, बट कश्मीर में भी इसका क्या रोल है आप उसको बताओ, ठीक है। उसके बाद जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें चाइना क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अपना डिप्लॉयमेंट कर रहा है, राइट, फोर्सेस का। और थर्ड पॉइंट आप बताइए चाइना में कि कोल्यूशन विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मिलकर दोनों क्या कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स बताइएगा फर्दर। हमने पाकिस्तान एंगल बता दिया, चाइना एंगल बता दिया। अब हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कश्मीर के ऊपर, जो पीस इन कश्मीर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए पहले तो मिलिटराइजेशन करना पड़ रहा है, चाइना दिक्कत करेगा, पाकिस्तान दिक्कत करेगा, तो इंडिया को तो फोर्सेस को डिप्लॉय करना ही पड़ेगा कश्मीर में। तो मिलिटराइजेशन बढ़ेगा, डेवलपमेंट सफ़र करेगा, ठीक है। इंडिया हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टू फ्रंट वॉर। टू फ्रंट वॉर मतलब पाकिस्तान से भी चाइना से भी, ठीक है, ईस्ट पे भी वेस्ट पे भी, ठीक है। ब्लॉकिंग इंडियाज अटेम्प्ट एट यूएन, जो इंडिया के अटेम्प्ट्स होते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, वो ब्लॉक कर देते हैं ये दोनों मिलके। उसके बाद जो लोकल पॉपुलेशन दैट गेट्स एलिनेटेड एंड जो मेन स्ट्रीमिंग होना चाहिए था स्टेट का वो सफ़र करता है, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये मेनली आपका मेन बॉडी बनाएंगी। जो कंक्लूजन है उसमें हम थोड़ा पीस के ऊपर बात करेंगे कि पीस क्या चीज़ है, राइट। सो यू हैव टू टेल कि ठीक है, पीस डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ वायलेंस बट एनवायरमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ फुल राइट्स, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ये आप बताओ। सो आप मेंशन कर दो कि जो टू प्रोंग्ड एफर्ट्स हैं, मतलब मिलिट्री फ्रंट पे एंड डेवलपमेंट फ्रंट पे, तो उसमें ऑप सद्भावना आ गया, ऑपरेशन ऑल आउट आ गया, और जो कीवर्ड्स होते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, आप इन सब चीज़ों की बात कर लोगे तो आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना थर्ड ऐसे जो है प्राइस राइज, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स। सो देखिए इसमें आप पहले टॉपिक पे, जो मैंने आपको बोला कि आप टॉपिक पे सोचिए पहले कि क्या लिखना चाहिए, तो आप ये देखो कि इसमें पहला तो ये इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्राइस राइज की बात कर रहे हैं। एंड नंबर टू, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि प्राइस राइज की क्या कॉस्ट एंड इफेक्ट्स हैं, तो इसमें आपके पास बहुत लिबर्टी है लिखने के लिए। आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो, फॉरेन कंट्रीज का दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं इसको। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है कि ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, और एक जनरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सर्टेनिटी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या हुआ है कि पूरे वर्ल्ड ओवर में एक प्राइस राइज हुआ है, ठीक है। और इसके मेन कॉजेस हैं वो क्या है कि जो एडम स्मिथ ने बोला था कि एक इनविजिबल हैंड होता है, राइट। अब इनविजिबल हैंड क्या है, इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि मेंशन करते हैं इसको। प्लस क्या है, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसी को इनविजिबल हैंड बोला गया है। तो मेनली क्या चीज़ आ गई, जो हम डील कर रहे हैं कॉज के साथ, राइट, उसमें एक डिमांड साइड कॉजेस हो सकते हैं और एक सप्लाई साइड कॉजेस हो सकते हैं ऑफ प्राइस राइज। तो कॉज को हम दो टाइप से डील कर रहे हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड डिमांड साइड फैक्टर्स।
तो पहले सप्लाई साइड फैक्टर्स देख लेते हैं। तो पहले हम बोल देंगे कि सप्लाई साइड फैक्टर्स में देयर इज़ अ ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कि इकोनो लीगल बैरियर्स, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसको बहुत सारी सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद कार्टेलाइजेशन एंड माफिया का भी रूल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओपेक है, राइट। ये क्या है? ये बेसिकली एक कार्टेल है। ये डिसाइड करते हैं सब नेशंस मिलके, जो सिलेक्टेड नेशंस हैं, कि हमें ऑयल कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, कितना उसका प्राइस रखना है। तो वो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट, ऑयल की सप्लाई को, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया एक फॉरेन एग्जांपल। लोकली भी आप देखोगे तो जो अनियन एंड पोटैटो मार्केट में आता है, उसमें बहुत सारे माफिया लोग उसको ऑपरेट करके मार्केट में नहीं रिलीज़ होने देते हैं जो प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो एग्जांपल दे दी हमने। एंड लास्टली पॉलिटिकल टर्मोइल, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो ऑयल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उसका, ठीक है। तो ये हमने सप्लाई साइड फैक्टर्स देख लिए, एग्जांपल्स मेंशन कर दिए। नाउ वी विल गो टू डिमांड साइड फैक्टर्स, ठीक है। डिमांड साइड फैक्टर्स में क्या है कि जैसे कोई लिमिटेड गुड है, हाई डिमांड ऑफ लिमिटेड गुड्स लोकली, मतलब इंडिया में। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड में रेमडेसिविर थी, लिमिटेड गुड था, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में था, तो क्या हुआ, इसका प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गया, राइट। उसके बाद ओवरऑल हायर डिमांड ओवरसीज़ हो सकता है। क्या होता है कि कोई गुड अगर इंडिया में बन रहा है एंड इट इज़ इन डिमांड एक्सटर्नली, तो गवर्नमेंट को उसका एक्सपोर्ट रोकना पड़ता है, ठीक है। एंड उसका प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो हायर प्राइस होगा, डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट हैज़ टू पुट कैप्स ऑन शुगर एंड राइस एक्सपोर्ट। उसके बाद विद टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, द परचेजिंग पावर ऑफ सिटीजन्स इंक्रीजेस। तो बिकॉज उनके पास ज़्यादा कैश है तो वो ज़्यादा पे कर सकते हैं चीज़ों के लिए। सो हायर परचेजिंग पावर ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस। अब देखते हैं कि प्राइस राइज के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। हमने कॉजेज़ देख लिए, अभी इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेंशियल आइटम्स। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे आइटम्स अफोर्ड नहीं कर पा रही हो पब्लिक, बट इफ़ेक्ट किससे सबसे ज़्यादा पड़ता है? एसेंशियल आइटम से, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन इन रियल परचेजिंग पावर। आपकी इनकम बढ़ती है बट जो प्राइस लेवल है वो इनकम इंक्रीज से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या है कि जो आपका रियल परचेजिंग पावर वो रिड्यूस होता है, ठीक है। फर्दर, रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी में प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो जो आप आइटम्स एक्सपोर्ट करोगे वो कॉस्टलियर होते जाएंगे एंड योर कॉम्पिटिटिवनेस विल डिक्रीज। फर्दर क्या होगा कि एक्सपेंसिव क्रेडिट एंड प्रोडक्शन विल गेट हर्ट। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन। जो लोन होंगे वो महंगे होते जाएंगे। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एंड लास्टली क्या होगा, जब ये सब चीज़ें होंगी तो योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल ऑल्सो गेट हर्ट, ठीक है। ये हमने इफेक्ट्स की बात कर ली। अब कंक्लूजन में क्या मेंशन करेंगे आप कि ऐसा नहीं कि प्राइस राइज इज़ ऑल बैड, ठीक है। फिलिप्स कर्व को आप मेंशन कीजिए कि फिलिप्स कर्व से ये देखने में आता है कि सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज को रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब कुछ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज़ हेल्दी। एंड नाउ यू कैन मेंशन अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इन्फ्लेशन टारगेट्स ऑफ आरबीआई, कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आरबीआई को डायरेक्ट किया कि आप मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंडर इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में टारगेट करें, सो दैट इंडिया रिटेन्स इट्स हेल्दी ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा इस टॉपिक में। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपने 3 ऐसे देख लिए हैं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे लिख के देख लीजिए, जब आपके ये ख़त्म हो जाते हैं तो आप बाकी टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिखिए। बट वॉट इज़ नेसेसरी इज़ दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एसेज राइट अवे। आप वेट मत कीजिए कि पूरा सिलेबस ख़त्म होगा तब स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इनिशियली जस्ट मेक योर टारगेट टू राइट 1 ऐसे डेली। आप केवल 1 ऐसे डेली लिखो। एंड जब आप इनिशियली ऐसे लिख रहे हो, टेक योर टाइम। मे बी आप हाफ एन आवर में लिखो, 1 आवर में लिखो, बट आप एक ऐसे डेली लिख लीजिए, ठीक है। विद द टाइम क्या होगा, जो क्वालिटी है आपकी एसेज की दैट विल इम्प्रूव, एंड जो टाइम टेकन है दैट विल रिड्यूस, ठीक है। आप कम टाइम में लिख पाओगे, ज़्यादा अच्छे ऐसे लिख पाओगे। एंड लास्टली
व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन इवेल्यूएट योर एसेज योरसेल्फ। आप खुद से इवेल्यूएट कर सकते हो, या फिर आप उसको जो हमारा फोरम है उसमें पोस्ट कर दीजिए, मैं उनको इवेल्यूएट करके वापस से पोस्ट करूँगा, ठीक है। व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर इज़ कि विद प्रैक्टिस डिफ़िकल्ट विल बी डन इमीडिएटली। जो मुश्किल काम है आप उसको तो तुरंत कर लोगे। इट इज़ इम्पॉसिबल विच विल टेक सम टाइम। होगा क्या कि आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगा, जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। कठिन चीज़ों को आप तुरंत करने लग जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। आप मिशन सी ए पी एफ फैमिली से भी जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर मेरा चैनल सिद्धार्थ सिंह सी ए पी एफ, टेलीग्राम पर मिशन सी ए पी एफ 2023 एंड मिशन सी ए पी एफ 2023 फोरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।